नमस्कार। भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपका एक बार फिर स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें नीच भंग राज्य योग के ऊपर था। आज हमारा टॉपिक एक और बड़ा साधारण सा टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा विषय है जिसको लेकर बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं और जिसके हॉरोस्कोप में ये बनता है। जो भी एस्ट्रोलॉजर है या पंडित है उसको डरा देते हैं कि आपके चार्ट में ये योग बन रहा है, बड़ा भारी है। महंगी महंगी पूजा उनको लिखवा दी जाती है, लेकिन कम लोगों को ये मालूम है कि ये योग भी कुछ कंडीशंस के अंदर फलदायक देता है। आज हम डिस्कशन करेंगे काल सर्प योग की। काल सर्प योग सुनने से ही बड़ा भयानक और डरावना लगता है, तो जिसके चार्ट में होगा उसको तो पंडित या एस्ट्रोलॉजर डराकर कुछ भी करवा सकती हैं। लेकिन इसके विषय में जो कुछ भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए आशुतोष जी हमारे साथ हैं, जो आज बताएंगे कि किन किन परिस्थितियों के अंदर ये शुभ फल देता है। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। जी मोहित जी, नमस्कार। जैसा हम चर्चा कर रहे थे काल सर्प योग की, नाम सुनने में इतना भयानक है कि लोग सोचते जी। हैं अब तो पता नहीं बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। देखिए, सामान्य तौर पर लोगों का ऐसा मानना है कि यदि जन्म कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। कालसर्प योग का अर्थ हो गया कि जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह एक साइड हो जाएं, जब सारे ग्रह एक तरफ हो जाएं, कुंडली में जहां कहीं भी राहु बैठे हों, केतु बैठे हों, और उन दोनों के सीध में एक लकीर अगर खींच दी जाए, आभासी तौर पर अगर एक लकीर खींच दी जाए काल्पनिक तौर पर, तो जो सातों ग्रह हैं वो एक साइड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कालसर्प योग मानते हैं। और जन्म कुंडली का अध्ययन करने वाले, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग इसे खराब मानते हैं। इसे खराब योग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। परंतु ऐसा अनुभव में देखा गया है कि कई बार कालसर्प योग जो है वो व्यक्ति के जीवन में सफलता देने वाला होता है और व्यक्ति के जीवन को वो यशस्वी बनाता है। उसके जीवन में प्रतिष्ठा मिलती है और यश मिलता है जब सारे ग्रह उसके एक तरफ होते हैं। तो आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम यही सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ग्रहों की ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं जिसके कारण राहु केतु किसी भी कुंडली में जब काल सर्प योग बना रहे हों तो वो खराब फल ना देकर के शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। अर्थात काल सर्प योग का शुभ फल किन किन परिस्थितियों में अच्छा होता है, हमें शुभ फल इसका देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ योग हैं जिसको को अध्ययन करना होता है। इस योग की हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है कि राहु और केतु, इन दोनों में से हमें राहु ग्रह को देखना है। और राहु के अगर अधिष्ठित राशि के स्वामी जहां बैठे हों, वहां कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ हो या कोई ग्रह वहां पर स्वग्रही हो या कोई उच्च का ग्रह उसको देख रहा हो, तो यहां पर जो कालसर्प योग है उसका शुभ परिणाम मिलता है। इसी के साथ साथ एक नियम और आता है कि राहु केतु के जो अधिष्ठित राशि के जो स्वामी हैं उनका संबंध जो है वो पंचमेश से, नवमेश से या चतुर्थेश से या फिर दशमेश के साथ हो जाए और वहां पर कोई ग्रह जो है वो उच्च के या फिर स्वग्रही होकर के बैठे हो। इसमें भी जो भी हमने अभी मतलब योग बताया, चतुर्थेश का, पंचमेश का, नवमेश का और दशमेश का, इसमें भी
अगर ये योग 9 मेष और 10 मेष के साथ बन जाए तो ये बहुत ज्यादा शुभ फल माना जाएगा। एक अन्य योग बता रहे हैं जो थोड़ा कमजोर योग है, परंतु यह भी प्रभावशाली योग है, कि राहु केतु के अधिष्ठित राशि के जो स्वामी हो वो राहु से केंद्र में स्थित होकर के नीच भंग राजयोग बनाते हो, तो भी ये जो कालसर्प योग है वो शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो ये जितने भी नियम हमने यहाँ पर बताया, तो इसको विशेष तौर पर समझाने के लिए कुछ कुंडलियां हैं मेरे पास। एक प्रश्न है आशुतोष जी, जी जो नियम अभी आपने बताए हैं ये सिर्फ काल सर्प योग के ऊपर ही एप्लीकेबल है, या नॉर्मल, जैसे कि काल सर्प नहीं है फिर भी, जैसे तीसरा नंबर आपने बताया था कि जी राहु या केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, स्वामी हैं, हाँ, अगर उनको देखें तो अच्छा फल देगा, तो ये अगर काल सर्प ना हो तब भी ये ये नियम नियम तो लागू सब है? में, ये सब में अप्लाई होता है। ये ये आप हर जगह इसको देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा काम करता है। जैसे इस कुंडली को आप देखिए, सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली है। कुंडली दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है। जी, इस कुंडली को जब आप देखेंगे तो इस कुंडली में केतु जो है वो मिथुन राशि को होकर के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर केतु मिथुन राशि को होकर के बैठे हुए हैं। राहु जो है वो धनु राशि को होकर के बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग एक सीधी रेखा खींच दें काल्पनिक तौर पर यूं, तो अब देखिए सारे ग्रह जो हैं वो एक साइड हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है। परंतु यहाँ पर कालसर्प योग का निर्माण हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि जो राहु के अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, यहाँ पर राहु धनु राशि में है, तो राहु के जो अधिष्ठित राशि के स्वामी होंगे वो होंगे बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पर जन्म कुंडली के छठे स्थान में नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और यहीं पर उच्च के मंगल बैठे हुए हैं, अर्थात कि राहु के अधिष्ठित राशि के स्वामी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये जो योग है वो भंग होता है। इसी जी तरह से दूसरी कुंडली जो है वो धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली है। इस कुंडली में यदि हम लोग देखेंगे तो राहु जो है वो कुंभ राशि के होकर के बैठे हैं, और केतु जो है वो सिंह राशि के होकर के बैठे हैं। दोनों के बीच में अगर हम लोग एक लकीर खींचें यूं, तो देखिए सारे ग्रह जो है वो एक साइड हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। सारे ग्रह जो है वो ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर यह दिखाता है कि ये कालसर्प योग यहाँ पर बन रहा है। इनकी कुंडली में राहु जो है वो कुंभ राशि के हैं, तो कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो है शनि। राहु के अधिष्ठित राशि के स्वामी शनि हो गए, और शनि यहाँ पर स्वग्रही होकर के मकर राशि में बैठे हुए तीसरे स्थान में, यहाँ पर तीसरे स्थान में। तो ये योग दिखाता है कि यहाँ पर भी कालसर्प योग जो है वो भंग हो गया, और इनकी कुंडली में कालसर्प योग का शुभ परिणाम इनको मिलेगा, न कि कालसर्प योग का अशुभ परिणाम, जैसा कि सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि भाई कालसर्प योग का निर्माण हो गया तो ये कुंडली खत्म हो गई, कुंडली में संघर्ष है, परेशानी है, और व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है। ये देखिए शनि यहाँ पर स्वग्रही हो गए, राहु का अधिष्ठित राशि के स्वामी है शनि, और शनि यहाँ पर स्वग्रही हो गए, जिस कारण से ये यहाँ पर अति उत्तम योग का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ और कुंडलियां हैं मेरे पास, इसको आप देखिए। जैसे ये
चिरंजीवी जी की कुंडली है, इसको देखिए। इस कुंडली में राहु जो है वो वृश्चिक राशि के होकर के बैठे हैं, केतु जो है वो वृष राशि के होकर के बैठे हैं। इन राहु और केतु के बीच में अगर हम एक लकीर खींचे आभासी तौर पर, तो सारे ग्रह जो है वो एक साइड हो गए। यहाँ पर दिख रहा है कि ये कालसर्प योग, सामान्य भाषा में कालसर्प योग बन गया। अब हम अपने नियम की ओर चले कि अगर देखिए कि राहु जो है वो वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में राहु है, तो राहु के जो अधिष्ठित राशि के स्वामी होंगे वो होंगे मंगल। मंगल एकादश स्थान में स्वग्रही सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, जिस कारण से यहाँ पर ये जो कालसर्प योग का जो प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा और ये कुंडली प्रभावशाली हो जाएगी और इस कुंडली में शुभ परिणाम या शुभ फल व्यक्ति को मिलेंगे। दो कुंडलियां और हैं हमारे पास, देखिए। जैसे मुरली मनोहर जोशी जी की कुंडली है, इस कुंडली में भी यदि हम लोग देखें तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक साइड हो जाते हैं। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह एक साइड हो जाते हैं, तो इस कुंडली में भी कालसर्प योग बनता है। और इस कुंडली में राहु के जो अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं, राहु चूंकि यहाँ पर मकर राशि में होकर के बैठे हुए हैं, मकर राशि के स्वामी शनि यहाँ पर स्वग्रही स्थिति में है, इस कारण से यहाँ पर इनका जो कालसर्प योग का प्रभाव था वो खत्म हो जाता है और ये कालसर्प योग जो है वो एक शुभ योग में परिवर्तित हो जाता है, शुभ फल देने वाला हो जाता है। यहाँ पर ऐसे देखिए तो मंगल भी उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, जिस कारण से अति उत्तम योग बन जाता है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखें तो शनि चूंकि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस कारण से इसका प्रभाव खत्म होता है। इसी तरह से ये अमृता प्रीतम जी की कुंडली को देखा जाए, इनकी कुंडली में भी अगर हम लोग देखें तो अगर राहु और केतु के बीच से एक सीधी रेखा खींची जाए तो सारे ग्रह जो हैं वो देखिए, सारे ग्रह जो हैं वो एक साइड आ जाते हैं। इस कारण से इनकी कुंडली में भी जो है वो कालसर्प योग बनता है। और अगर इनकी कुंडली में भी अगर हम लोग राहु के अधिष्ठित राशि को अगर हम लोग देखें तो राहु जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है वो मंगल होते हैं, तो मंगल कर्क राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, कर्क राशि में मंगल जाकर के बैठे हुए हैं। ये रहे मंगल, मंगल कर्क राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। और इस मंगल के साथ यहीं पर कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं, जिस कारण से आप देखिएगा कि राहु के जो अधिष्ठित राशि के स्वामी है मंगल, वो उच्च के ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। इस कारण से अमृता प्रीतम जी का कुंडली में जो कालसर्प योग बना हुआ है उसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है और इनको इस कालसर्प योग का शुभ परिणाम मिलता है, क्योंकि राहु के अधिष्ठित राशि के स्वामी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं। लास्ट में इनकी कुंडली देखिए, इनकी कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो सारे ग्रह जो है वो राहु और केतु के एक साइड में जाकर के बैठे हुए हैं। इस कारण से इनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण होता है। लेकिन जो राहु का अधिष्ठित राशि के स्वामी है, क्योंकि राहु वृष राशि में बैठे हुए हैं, तो वृष राशि के स्वामी शुक्र हो गए, तो राहु के अधिष्ठित राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है, शुक्र। और शुक्र जो है वो स्वग्रही
मंगल के साथ बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राहु और केतु से बनने वाला काल सर्प योग है, ये यहाँ पर इनके लिए शुभ फल देने वाला हुआ, क्योंकि राहु के अधिष्ठित राशि का स्वामी जो है शुक्र, वो स्वग्रही ग्रह मंगल के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर करीब करीब कुछ चार्ट, कुछ एग्जाम्पल को लेकर के हमने अपने दर्शकों को ये समझाने का प्रयास किया, कुंडली में अगर काल सर्प योग बना हुआ है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर राहु का डिस्पोजिटर जो है वो अगर स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाए या उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाए या फिर वहां पर उच्च का ग्रह उसको देख ले, तो भी ये योग जो है बहुत हद तक भंग हो जाता है। अगर उच्च का ग्रह बैठ जाए या स्वग्रही ग्रह बैठ जाए तो पूर्ण रूपेण खत्म हो जाता है। लेकिन अगर स्वग्रही ग्रह या उच्च का ग्रह जो वहां पर हो रहा हो वो अगर उसको देख ले तो भी बहुत हद तक वो योग जो है वो खत्म हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में इसका शुभ परिणाम मिलता है। इसलिए जब कभी भी आप लोग अगर कालसर्प योग देखें जन्म कुंडली में, तो देख करके यूं ही उसको बुरा ना कह के सूक्ष्म स्तर पर उसके एक बार थोड़ा सा विचार कर लीजिए और फिर फलादेश जो है वो कीजिए, तो ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। जी, एक एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आया था आशुतोष जी, जैसे ये चार्ट था अभी, ये वाला, हालांकि इसमें काल सर्प योग बन रहा है, लेकिन राहु और केतु के साथ मून, चंद्रमा, शुक्र, शनि, मार्स, ये सब बैठे हैं, तो इनकी डिग्री भी उससे दूर होनी चाहिए या ऐसा कुछ भी है नियम? देखिए, ये भी एक नियम है। ये जैसे जैसे यहाँ पर चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, ठीक है, चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं, तो राहु जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि राहु जो है वो यहाँ पर 20 डिग्री का हो, मान लेते हैं राहु जो है वो यहाँ पर 20 डिग्री का हो और इस राहु से चंद्रमा की जो डिग्री है वो ज्यादा हो, चंद्रमा 25 डिग्री के हो या 28 डिग्री के हो, कम से कम 2 नौमांश पार हो, तो भी आप देखेंगे कि चूंकि राहु केतु के बीच से एक ग्रह जो है डिग्री वाइज बाहर निकल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हो जाएगी, राहु 20 से 19 पे आएंगे, 18 पे आएंगे, 17 पे आएंगे, 15 पे आएंगे और चंद्रमा जो है वो इनके डिग्री से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर भी जो कालसर्प योग है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो यानी डिग्री कली भी वो जो ग्रह है राहु या केतु के सामने होना चाहिए। हाँ, जैसे ये अगर मुरली मनोहर जोशी की कुंडली देखी जाए तो राहु जो है वो मंगल के साथ है, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, तो इन 3 ग्रहों का अगर राहु से डिग्री ज्यादा हो जाए तो भी यहाँ पर कालसर्प योग खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिग्री वाइज राहु और केतु जो है, राहु जो है वो इनको ग्रसित नहीं कर पाएंगे, राहु जो है वो फिर पीछे चलते हुए निकल जाएंगे, उल्टे चलते हुए, ये इनको ग्रसित नहीं कर पाएंगे सारे ग्रहों को। एक ग्रह, 2 ग्रह या 3 ग्रह जो भी डिग्री में ज्यादा होगा वो इससे बच जाएगा। जैसे इस कुंडली में भी अगर राहु की डिग्री जितनी हो उससे चंद्रमा की डिग्री अगर ज्यादा हो, सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में, तो यहाँ पर भी ये जो योग है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको डिग्री वाइज भी इसको हम लोग देखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो आज कुछ आपने जो नियम बताए, मेरे ख्याल से जो जो भी ऑडियंस ये वीडियो देखेंगे, एटलीस्ट अगर उनके कुंडली के अंदर काल सर्प योग बन रहा है तो किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कैंसल हो रहा हो, तो उनको कुछ तो उनको शांति मिलेगी, दुविधा से बाहर आएंगे कि ऐसी दिक्कत नहीं है जैसी ये उनको बताई गई थी। जी निश्चित तौर पर, निश्चित जी तौर पर। जी क्योंकि जी आशुतोष ज्योतिष जी। शास्त्र में आप देखेंगे ना कि जो एक तो नियम प्रत्यक्ष तौर पर है, सामने जो हाँ दिखता है,
और उसके बहुत सारे उपनियम भी हैं जो व्यक्ति उसको देखना भूल जाता है या फिर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, तो सिर्फ वो जो मुख्य नियम है वही देख करके व्यक्ति फलादेश करने लगते हैं, जिस कारण से फलादेश कई बार गलत होता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपनियम हैं, अगर वो अप्लाई हो रहा है, अगर वो शुभ फल के लिए अप्लाई हो रहा है तो अगर कैंसिलेशन का है तो शुभ फल कैंसिल हो जाएगा, अगर उसमें बढ़ाने का है अगर वो उपयोग तो उसको और बढ़ा करके मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई बुरा योग है उसके कैंसिलेशन के उपयोग बन रहे हैं तो वो योग जो है बुरा फल वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे उसके उपयोग बनते हैं, वो हम लोगों को मुख्य तौर पर उसको देखना चाहिए, उससे संबंधित जी जो सूत्र है वो। जी 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 आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और जी फिर दोबारा फिर कभी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे किसी और विषय के ऊपर। तब तक के जी। लिए आप आगे लेंगे आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद। हरिओम। जी।